जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों एमपी प्लस कांस्टेबल के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन 30 क्वेश्चन में दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टफ क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि जब भी पेपर टफ आएगा तो दोस्तों बहुत कम लोग कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आपसे कहता हूँ अगर आपका पेपर है एमपी पुलिस कांस्टेबल का तो आपको थोड़े टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 सही 1/4 kg आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1 सही 1/8 kg आटे की आवश्यकता होती है। दोस्तों उसके पास कुछ आटा था और उस आटे से वो पेड़ा बना रहा है, तो वो कह रहा है कि वह कितने पेड़े बना सकती है। निकटतम पूर्ण संख्या तक गणना कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर पेड़ों की संख्या निकालनी है तो कुल वजन में एक पेड़े के वजन से डिवाइड करना होगा, कुल पेड़ों की संख्या निकल आएगी। तो दोस्तों कुल वजन कितना, 9 सही 1/4 kg। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 37/4 kg और इसको डिवाइड करना है 1 सही 8 से। तो दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 सही 1/8 को तो 9/8 आ जाएगा। और 9/8 से डिवाइड करने का मतलब है दोस्तों इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8/9 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 9/8 से डिवाइड करने का मतलब दोस्तों 8/9 से 9/8 से डिवाइड करने का मतलब दोस्तों 8/9 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 37 से 2 बार गुणा करेंगे तो 74 आएगा और 74 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन आपको क्या लेना है, निकटतम लेना है वो पूर्ण संख्या में, तो आपको 8 ही आंसर लगाना है, ना कि 9 लगा देना है। ठीक है, 8 आंसर आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पांचों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग का नोट यानी योग को नोट किया गया। योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों पांचा होता है, उस पर 1 से लेकर 6 अंक अंकित रहते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर मैं पहले को फेंकूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं कि 6 अंक आ सकते हैं। दूसरे को अगर फेंकूं तो इस पर भी ऐसे ही आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम दोनों को एक साथ फेंकें तो हमें कितनी स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक को फेंक रहा हूँ तो 6 स्थितियां मुझे देखने को मिलेंगी और दूसरे को फेंकूंगा तो 6 स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर दोनों को एक साथ फेंक देंगे तो गुणा कर देंगे, 6 × 6 36 स्थितियां मुझे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम देखें कि 12 योग हो रहा है उन स्थितियों का, तो 12 योग होने की कितनी स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर मान के चलो पहले पांचे पर 6 आया, यानी कि 6 अंक, ओनली अंक की बात कर रहा हूँ, एक अंक 6 आया तो दूसरे पर कितना आना चाहिए, तो आपको 12 अगर योग चाहिए तो मुझे दूसरे पर भी अंक 6 आना चाहिए, तभी 12 हो पाएगा। तो दोस्तों एक ही स्थिति ऐसी बनेगी कि इनका योग 12 हो जाए, हाँ है ना, फिर बनेगी क्या, क्योंकि 6 से बड़ा तो कोई अंक होता ही नहीं है पांचे पर। ओके, तो दोस्तों अगर हमें प्रायिकता पूछ रहा है तो प्रायिकता होती है 12, यानी कि उनका योग 12 आने की जितनी स्थितियां बनेगी उसकी संख्या, यानी कि एक ही स्थिति बनेगी, कितनी स्थिति बनेगी, एक, तो एक। और कुल स्थितियां कितनी बनेगी दोस्तों 36, तो 36 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यही आपकी प्रायिकता होती है। ओके, फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने क्या कहा कि योग 12 आने की कितनी स्थितियां बन सकती हैं, तो एक स्थिति बन सकती है और कुल स्थितियां कितनी है 36, और 36 से डिवाइड कर देंगे, प्रायिकता निकल आएगी 1/36। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे 3M का जो काम होगा, यानी कि M फॉर मैन होगा दोस्तों, और 6B फॉर बॉय होगा। ओके, बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, जो काम है 3 आदमियों का वो 6 लड़कों के काम के बराबर होगा, हाँ या ना, बताइए आपको कैसे। तो देखो दोस्तों 20 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, लेकिन ये तो कटेंगे ना बाद में, देखो तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन को हम बढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ से M/B निकालेंगे। ओके, इस तरह से 3 से इसको काट देंगे, 2 बार जाएगा, और M/B निकालेंगे 2:1 आ जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, अब वर्क हम निकाल लेंगे, वर्क होगा दोस्तों 3M। अब तो आपको 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क होता है इफिशियंसी गुणा समय। ओके, यानी कि टाइम, तो बराबर दोस्तों M का मान रखो 2, तो 3 × 2 6 होगा, 6 × 20 हो जाएगा दोस्तों 120, यानी कि जो वर्क आएगा दोस्तों 120 आएगा। ओके, अब 120 को कितने कर रहे हैं, 6 आदमी, तो भाई 6 आदमी एक दिन में करेंगे कितने, 12 काम करेंगे, हाँ है ना। और 8 लड़के, तो एक लड़का एक काम करता था, 8 लड़के एक दिन में 8 काम करेंगे। ओके, तो मैंने कहा एक दिन में काम कितना हो रहा है टोटल, तो आप देखोगे 12 और 8 यानी कि 20 काम एक दिन में हो रहा है, और करना कितना उनको 120 काम करना है। तो अगर समय आपको निकालना है तो 120 वर्क अपॉन इफिशियंसी रखना है, टाइम आपका निकल आएगा। ओके, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो आएगा 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 6, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 0.232323 को परमित संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको पेपर में डॉट डॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2 और 3 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 0.23 पर बार लगा देंगे, ऐसा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों ऐसे में कुछ नहीं करना, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ओके उतने ही नीचे 9 लिख दो। जैसे 2 अंक कितने हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं तो उतने ही 9 लिख दो, और यहाँ से ये बार हटेगा और ये पॉइंट हटेगा, यानी कि 23/99, यानी कि आपको कितना होगा 99। ठीक है, इतना क्लियर है। चले
तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, अगर मान के चलो यहाँ पे 1 होता वो रिपीट नहीं होता तो यहाँ पे 0 लगा देते, फिर ऊपर भी जो करना पड़ता है, इसलिए मैं उस पैटर्न को लेके ही नहीं चल रहा हूँ। इतना ही समझिएगा कि 23 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 23/99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश, चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वर्क आपको मानना है क्या, जो समय दिया है उसका एलसीएम, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम होता है दोस्तों 60, तो आपको वर्क मानना है 60। दोस्तों अगर आपको इफिशियंसी चाहिए तो इफिशियंसी होती है दोस्तों W/T। ओके, तो यहाँ से हम एक ही इफिशियंसी निकालेंगे अविनाश की। तो अविनाश 20 दिन में कर रहा था, तो 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो आएगा 3। इसी तरह भुवनेश यानी कि बी फॉर भुवनेश की इफिशियंसी क्या होगी दोस्तों, 60/30 यानी कि 2 होगी। और चमन यानी कि सी लिख देता हूँ, और चमन यानी कि 60/60 1 होगी। अब वो क्या कह रहा है कि तीसरे दिन बी और सी यानी कि भुवनेश और चमन भुवनेश और चमन किसकी सहायता कर रहे हैं, अविनाश की। तो दोस्तों 3 दिन में एक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा, है ना। लेकिन जब तीसरा दिन आता है दोस्तों तो ए भी काम करेगा और ए भी काम करेगा, यानी कि हम देखें कि जो 12 काम हो रहे हैं वो 3 दिन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बताइए 12 काम 3 दिन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। और काम कितने, 60 काम है। तो भैया 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएंगे दोस्तों, 15 दिन में हो जाएंगे, हाँ या ना बताओ। तो 60 ही काम तो है देखो, तो कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। मैं आगे चलता हूँ, चलिए। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ऐसे जा रहा है डॉट cos 179 डिग्री तक। ठीक है, तो दोस्तों इसका मान अगर निकालना है तो आपको एक वैल्यू पता होना चाहिए cos 90 डिग्री की। किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 0 गुणा 4 कितना होता है आपका, वो 0, यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें वो 0 ही होगा। तो इस श्रृंखला में आगे आपको cos 90 डिग्री मिलेगा, हाँ या ना बताओ, cos 90 डिग्री, चलो cos 90 डिग्री मिलेगा। और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे दोस्तों, 0। फिर जहाँ तो cos 1 का, cos 2 का, cos 3 का, इसका कुछ भी मान बना रहे तो 0 गुणा n कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। यानी कि अगर एक 0 है तो मल्टीप्लाई में कुछ भी रख दो वो 0 ही बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, अगर वो संख्या 4 है और उसका 25% 1 होगा तो अंतर होगा 3, और 3 किसके बराबर दोस्तों, 24 के बराबर, हाँ ना बताओ जी। ठीक है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 8 आएगी। पूछ किसकी रहा है, टोटल, यानी कि टोटल कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो 4 बराबर दोस्तों होगा 8 4 32। ठीक है, कितना होगा 8 4 32, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। ओके, पहले खिलौने पर उसे 10% का लॉस हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखो दोस्तों जब भी उसको बेच रहा है वो समान कीमत पर बेच रहा है। ओके, कितने पे बेच रहा है, समान कीमत पर बेच दे, तो आपको एक फॉर्मूला लगा देना, x + y + xy अपॉन 100। अब अगर लॉस होगा तो माइनस ले लेंगे और प्लस होगा तो उसे यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस ले लेंगे। तो भाई मान के चलो x प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस के 10 हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो माइनस के y यानी कि 10 होगा। और यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का होगा, तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा बताओ, माइनस का 10 गुणा 10 अपॉन 100, तो ये तो 0 होगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो माइनस के 1 आएगा। माइनस का 1 यही दर्शाता है कि लॉस होगा, माइनस क्या है, लॉस। ओके, तो यानी कि 1% का आपको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि 1% की हानि होगी। ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर आपको थोड़ा बेसिक करना है इनकी रेशियो मेथड से तो ऐसे कर लीजिएगा। 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि 10 से 11 में बेचेगा, हाँ है ना। ठीक है, दूसरे को 10% की हानि हो रही है, मतलब 10 से 9 में, हाँ है ना जी। दोस्तों वो कह रहा है कि समान कीमत पर बेच रहा है, यानी कि 999 पर बेच रहा है। यानी कि हम तो क्या करना है, अगर आपको परसेंट में मान निकालना है तो दोनों को समान कर लीजिएगा। 11 और 9 का एलसीएम लीजिएगा, 99 होता है, यानी कि या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या वैसे भी आप कर सकते हो। इसको 99 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 99 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 11 में नहीं करेंगे, 10 और 11 दोनों में करेंगे, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी 9 में अकेले में नहीं करेंगे, 10 में भी करेंगे। तो इस तरह से ए बनेगा 90 और ए बनेगा 110, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो रहा है, हाँ है ना। और ये 99 और 99 198, तो आप देखोगे कि 200 रुपये में दोनों खरीदी थी और दोनों बेच कितने में थी, 198 रुपये में बेचती। तो लॉस हो रहा है दोस्तों 2 रुपये का, कहाँ से हो रहा है, 200 रुपये से। 200 रुपये दोस्तों दोनों ही खिलौनों का मूल है, सीपी।
और दोनों ही कोणों का एस पी कितना है 198 और परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना। चलो इसको काट दो, इससे इसको काट दो, 1% क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉस आएगा, 1% क्या होगा, लॉस होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी गैप 1 वर्ष का हो, फिर सुन लीजिएगा, जब भी गैप दोनों में ए मिश्र धन है, ए भी मिश्र धन है, लेकिन ये 2 वर्ष का है, ये कितने 3 वर्ष का है, गैप 1 वर्ष का है, तो कुछ नहीं करना, अगर रेट निकालना है तो दोनों का अंतर लीजिएगा, यानी कि कह सकते हैं डिफरेंस, बटे 2 वर्ष का क्या लीजिएगा, मिश्र धन लीजिएगा, यानी कि लिख देता हूँ 2 ईयर ए। ओके, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो डिफरेंस कितना दोस्तों, 17 और 1600 में 100 का डिफरेंस है। और यानी कि आपको जो लेना है ना, यहाँ पे 2 नहीं, ये देखो कि कम वर्षों का जो मिश्रधन है वो लेना है, कम मिश्रधन, यानी कि ये 2 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का, तो नीचे क्या लेना है 2 वर्ष का, यानी कि कितना ले लेंगे 1600, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 0 कटेगा, इससे 1 कटेगा, तो आएगा कितना 6.25%। काट दो दोस्तों, 6.25% आपका आंसर होगा। मान के चलो अगर आपको 4 और 5 वर्ष का मिश्रधन दे दे तो क्या करेंगे, दोनों में अंतर लेना है, बट 4 वर्ष का जो आपका मिश्रधन है उसको लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आगे इस बात समझ में, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या इतनी रुपये हो गई, यानी कि सॉरी रुपये नहीं, इतनी संख्या घटकर हो गई 169,000 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे अंतर लेके तो अभी आपका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा मैं इसको छोटा बनाता हूँ, क्या 84500 अनुपात में चेंज करता हूँ 16900, तो ये 2 0 से 2 0 कटेगा। ओके, इसको 2 बार 13 से काटेंगे तो 13 आएगा, इसको 13 से काटेंगे 13 5 65, 13 6 78 होता है, और फिर इसको काटेंगे तो 5 13 5 65, 13 से एक बार फिर काट देंगे तो 5:1 आ जाएगा, है ना। अब देखो कितना घट गए 4, पहले कितने थे 5, तो 5 से क्या करना डिवाइड, हाँ है ना जी, ठीक है। अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आएगा। कितना घट गया दोस्तों 80%, ठीक है, कितना घट गया 80%। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहला कि अंतः और बाह्य एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर अंदर का 90 है तो बाहर का भी 90 होगा, क्योंकि क्या होना है 180 बनाना है ना आपका वो, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों अंदर का अगर 115 है तो बाहर का कितना होगा, तो आपका वो 65 होगा, 180 माइनस 115 कर दीजिएगा। ओके, दूसरी बात दोस्तों, किसी भी बंद आकृति, चाहे तो वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, या जितनी भी भुजाएं उसमें हो, उन सब के बाहरी एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, हाँ है ना आपका वो, हाँ होता है। तो इस तरह से 90 65 80 65 और x, इन सब का मान कितना होना चाहिए आपका, योग करेंगे तो 360 होना चाहिए। अगर मुझे x का मान चाहिए तो 90 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 65 को अगर 360 में से मैंने घटा दिया तो x का मान मिल जाएगा आपको जी, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों तो 300 बनेगा, कर लीजिएगा। और 300 अगर घटाएंगे 360 में से तो आंसर आएगा 60, यानी कि जो x का मान होगा दोस्तों वो क्या होगा 360, सॉरी x का मान 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रैकेट देखेंगे, एक ब्रैकेट ए है, दूसरा ब्रैकेट ए है और तीसरा ब्रैकेट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इस ब्रैकेट में अंदर 2 ब्रैकेट और है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले बॉडमास से हम डिवाइड करेंगे तो 16 को 4 से काटेंगे 4 बार आएगा, और ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 चला जाएगा, हाँ है ना। प्लस के 2 प्लस के 3 5 आएगा, प्लस लगाए प्लस लगा देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 8 7 56 होते और प्लस 1 कितना हो जाएगा 57। ओके, तो ए अब 19 से डिवाइड कर देंगे 57 को तो आएगा 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई लगा देंगे और बड़ा कोष्ठक लगाए। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 और 3 8 होते हैं, और 8 में से अगर 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, है ना आपका वो जी, ठीक है। इस तरह से ये होता है 9 चौके 36, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे 36 और माइनस के 36 है प्लस के 17 है, तो ये आएगा कितना दोस्तों, कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा माइनस के 19, है ना, ठीक है। तो 5 प्लस 3, ये प्लस के 4 माइनस के 19 कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 15 आएगा। तो 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा माइनस के, और 5 माइनस 45 होता है दोस्तों माइनस के 40, ठीक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 96 डिग्री। दोस्तों जब भी 2 एंगल का सम यानी कि a प्लस बी आपको 180 डिग्री मिल जाए, है ना। ये तो 90 से भी बन जाएगा ये प्रश्न, लेकिन मैं और सरल करने के लिए 180 ले रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना cos a प्लस cos b का जो मान होगा
योग करके वो 0 डिग्री होगा, जीरो होगा। ओके, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बी को उस साइड भेजना है, कॉस ले लेना है, आपका ये सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 12 डिग्री और 168 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। 84 डिग्री और 96 डिग्री ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम भी 0 होगा, और 0 + 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर सोच लीजिएगा कि जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो cos A + cos B का मान 0 होगा। ओके, अगर A + B 90 हो जाए तो अभी आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, अगर इसको मैं बताना चाहूँ तो, कि ये कितना है 84, तो इसको आप तोड़ोगे cos 90 - 6 में। ठीक है, इसको तोड़ोगे आप cos 90 + 6 में, है ना। देखो दोस्तों 90 पे चेंज हो जाएगा, ये बनेगा साइन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो प्लस ही आएगा, लेकिन ये चेंज तो होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए साइन 6 डिग्री आएगा, और ये कटेगा तो 0 बनेगा, है ना। इसी तरह से इसको काट देंगे, इसको 180 में काटेंगे, इसको किस में काटेंगे, 180 में काटेंगे। देखो इसको ओनली इसको देखो, cos 168 को, cos 168 को निकालेंगे 180 - 12, है ना। तो 180 पे चेंज होगा, आपका वो नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो आएगा cos, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 12 डिग्री, है ना। तो भाई साहब प्लस के 12 और माइनस के 12, तो ये भी तो 0 होगा। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी रेशियो दे दी और एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, जैसे कि यहाँ पे 90 kg दिया हुआ है, तो देखना थी 90 दिया किस मान का, यानी कि रेशियो में उसका मान क्या है। तो दोस्तों 90 दिया जिंक का मान, और जिंक का रेशियो में कितना है दोस्तों, 6, है ना। तो 6 से तो आप डिवाइड करिएगा, है ना। पूछ कह रहा है कुल भार पूछ रहा है, तो रेशियो में कुल भार कितना होगा, 13, 6 और 1 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना। तो जिसका मान पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, जिसका मान दिया है उस मान से डिवाइड करना है, जिसका पूछा है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से काट देंगे, 60 को 15 जाएगा, और 15 × 20 करेंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 300 kg, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर/आवर और 3.5 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू किया, तो 2.5 आवर में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। दोस्तों वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। ओके, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो घट जाएगी, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, जोड़ के 33.5 होगी। और पूछ रहा है कि दूरी, तो दूरी होता है दोस्तों स्पीड गुणा टाइम, तो दोस्तों टाइम कितना है दोस्तों, 2.5 आवर। इस तरह से गुणा कर देंगे दोस्तों इन दोनों का, तो आ जाएगा 83.75 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक यानी कि CB क्या होगा। देखो दोस्तों, विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो तो दोस्तों होता है SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं मानक विचलन, बट M मतलब मीन, यानी कि माध्य जो कि 40 दिया हुआ है। ओके, और इसमें उसको परसेंट में निकालते हैं, विचरण गुणांक को 100 का गुणा करके SD/M गुणा 100 से कर देना है, और विचरण गुणांक निकल आएगा। तो दोस्तों SD कितना दोस्तों यहाँ पे 5 है, और माध्य कितना है 40 है, और परसेंट में हमें 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, है ना। तो 5 से इसको काटेंगे 8, 8 से 100 को काटेंगे 12.5, 12.5% आएगा। ठीक है, चलिए यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। देखिए दोस्तों 1, 3, 7, 9 और 11 और 13 को ऐड करेंगे तो बनेगा 44। ओके, लेकिन 44 के आगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 49 है। तो 44 में क्या जोड़े कि 49 बन जाए, तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगी पेपर में। ठीक है ना, चलिए इसलिए मैंने 1-2 प्रश्न इसमें डाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार ने 8% की हानि हुई, 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि पर बेचना चाहिए। दोस्तों ये भी आपका एक रेशियो ही होता है, जैसे मान के लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको 8% के लॉस पर बेचना है तो 90 रुपये में बेचेगा, और उसी 100 रुपये पर अगर 4% का लाभ कमाना तो 104 में बेचेगा, है ना। आपको जी ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है 138, है ना। तो 138 दी क्या है 8% के लॉस पर, और 8% के लॉस पर उसको 92 में बेच रहे हैं, यानी कि 92 का मान दिया 138, तो उससे तो आपको डिवाइड करना है। ओके, जैसे कि रेशियो में हम डिवाइड कर रहे थे, ये भी आपका एक रेशियो है, यहाँ पे हम रेशियो भी लगा सकते हैं। पूछ क्या रहा है वो कि 4% के लाभ कमाने में 4% यानी कि 104 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो जिसका मान पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो,
ओके चलो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको 2 से काटेंगे तो ये बनेगा कितना 52, ये बनेगा 2 से काटेंगे तो 46, 46 से इसको काट देंगे 138 को 3 बार कटेगा और 3 गुणा 52 करेंगे 6 और 5 3 15 यानी कि 156 आपका आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। चलो दोस्तों मान के चलो उसके पास 1 रुपया था और 1/3 हार गया तो 2/3 बचा होगा, हाँ या ना बताइए। यानी 3 में से 1 हार गया तो 2 बचा होगा, यानी कि 2/3 बचा होगा। ओके और खेल के दूसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। भाई 5 में से 3 हार गया तो 2 बचा होगा, तो 2/5 हिस्सा बचेगा, हाँ ना, 2/5 हिस्सा बचेगा। तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, यानी कि 7 में से 4 हार गया तो भैया 3/7 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। यानी कि 4/7 हिस्सा हार गया, यानी 4 में से वो 7 में से यानी कि 4 हार गया तो 3 बचेगा, यानी 3/7 हिस्सा बचेगा। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, यानी कि 1 था तो हम देखेंगे 3 से 3 कटेगा, यानी कि 1 का कितना हिस्सा बचेगा दोस्तों 7/35 हिस्सा बचेगा, 4/35 हिस्सा बचेगा। ओके यानी कि आपका ये आंसर होगा वो होगा बी। ओके चलिए यानी कि प्रश्न में वो कह रहा था कि पहले गेम में वो 1/3 हिस्सा हारता है, दूसरे गेम में वो 3/5 हिस्सा हारता है और तीसरे गेम में वो 4/7 हिस्सा हारता है। तो आप बताओ उसके पास कुल धनराशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है तो इस तरह से हमने कर दिया कि पहले 1/3 हारा तो मैंने कहा 2/3 बचा, दूसरी बार वो 3/5 हारा तो मैंने कहा 2/5 बचा, तीसरी बार 4/7 हारा मैंने कहा 3/7 बचा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया 4/35 उसके बाद शेष बच गया है। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए 2 बैंक ए और बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई हैं। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में, यानी कि वर्ष 3 की बात हो रही है, वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होता है। यानी कि वो ए की बजाय वो बी में जमा कर देता। तो भाई ए तो है नीला और बी क्या है थोड़ा गुलाबी जैसा है, रंग का मुझे पता नहीं, मुझे रंग पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है तो देखो दोस्तों जब भी जो अंतर आएगा वो रेट पे आएगा। रेट कितना है यहाँ पे 1.5% का अंतर है। रेट में कितना है 1.5% का अंतर है। तो यानी कि जो भी अंतर होगा दोस्तों 23 लाख पे वो होगा दोस्तों 1.5% होगा 23 लाख का। तो 23 लाख का वो निकाल लीजिएगा कितना जीरो होगा। ठीक है तो इस तरह से 3 जीरो आएगा 23 लाख पे। ओके इस तरह इसका 15% निकालेंगे आप, 15% निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो इसका 15% निकालेंगे यानी 1.5% निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 15 गुणा करेंगे ऊपर 23 में तो आएगा 0 0 5 3 15 और 15 दूनी 30 और 4 34। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिएगा। देखिए दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह का सवाल अगर मिलेगा तो ये केवल आपके टाइम वेस्ट करने के लिए ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को 5, दूसरी बार 2 5 7 0 2 2 होगा, 2 और 5 7 होगा, है ना। फिर देखेंगे 2 0 कितना होगा 2, फिर कितना 2 तो 4 4 और 5 कितना होगा 9 होगा, है ना। ठीक है फिर देखेंगे 6 2 8 0 8 और 2 10 8 और 2 10 और 5 15। हाँ से लाएगी 1 लेकिन आप लगाएंगे पॉइंट। ओके तो देखो 1 और 0 1 होगा, 1 और 6 7 7 और 2 9 9 0 9 9 2 1। ओके 1 हासिल बचेगी तो 1 और 6 7 7 और 2 9 9 और 0 9। ओके अब देखिए 6 और 2 8 और 6 बचेगा तो 6 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर निकल कर आएगा वो 68 91 आएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए ही प्रश्न आपका ऐसा आ सकता है। जैसे मैंने किया वैसे ही आप करिएगा, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है चलिए देखते हैं। ये सवाल है कि इसका वर्गमूल आपको निकालना था, तो वर्गमूल कुछ नहीं करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ओके तो इस तरह से आ जाएगा 361 बटे 1024। तो जो 361 को निकालेंगे 19 बाहर आएगा और इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 34। कितना आएगा दोस्तों 34 सॉरी 34 नहीं 32 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 32 आएगा, क्योंकि 1024 किसका होता है 32 का वर्गमूल होता है, सॉरी 32 का वर्ग होता है 1024। ओके तो इस तरह से आपका कितना आंसर होगा 19 बटे 32 आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 1 से लेकर अगर हम 100 तक देखते हैं तो निकलती है कितनी संख्या अभाज्य संख्याओं की 25 होती है ना। ठीक है अगर हम 1 से लेकर 50 तक देखते हैं तो ये जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है दोस्तों आपकी 15। लेकिन दोस्तों ये 55 तक पूछ रहा है तो भाई 50 से 55 तक आएंगे तो एक संख्या आवाज और मिल जाएगी, उसका नाम है 53। तो इस तरह से 15 और 1 ए मिल गई तो इस तरह से कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों 1 से लेकर 55 तक, तो आपका वो 16, यानी कि आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित को हल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 3ab। ओके, तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से इसको सबसे पहले इसकी जो पावर है ना उसको हटा देता हूँ, तो फिर a प्लस बी प्लस सी तो है, ये कितना a, ये कितना b, ओके, और ये कितना है c। तो दोस्तों अगर इनको जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि प्लस का x माइनस का x, माइनस का y प्लस का y, माइनस का z प्लस का z, तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा का पूरा इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 0 होगा तो हमें a अप्लाई करना पड़ेगा, तो a अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि a अप्लाई करने के बाद ये किसका मान होगा, 3abc। तो भाई अगर q कर दे, a प्लस बी प्लस सी का q कर दे तो किसके बराबर होगा, 3abc का। तो भाई q तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी इसका मान पूछ रहा है, तो क्या होगा 3abc। लेकिन a की जगह कितना x माइनस वाई है, ओके, और b की जगह कितना y माइनस जेड है, और c की जगह कितना है z माइनस x है। ये गुणाम है, फिर भी आप याद रखिएगा गुणाम है 3abc। ओके, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई रेखा चित्र में यदि कोण BAC 30 डिग्री है, ओके, और कोण ABC 50 डिग्री है और कोण CDE 25 डिग्री है, तो कोण AED किसके बराबर होगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक जो त्रिभुज होता है उसका जो बाह्य एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल का क्या होता है, सम होता है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में, किस में दोस्तों, त्रिभुज ABC में ये बाह्य कोण है, तो ये 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा, है ना। आप देखिएगा CDE में तो CDB में ये कितना होगा, तो आपका ये भी बाह्य कोण है, तो 80 प्लस 25 कितना होगा दोस्तों, 105 डिग्री होगा। ओके, और ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है, AED, यानी AED यानी यही एंगल तो पूछ रहा है, तो 105 डिग्री। ओके, तो 105 डिग्री आपका आंसर होगा। क्या लगाया मैंने, बाह्य एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, वो भी 2 बार। ओके, चलिए एक ही बार निकालना जानते हो तो भाई सबको ऐड कर दीजिएगा, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस 50 प्लस 25 ऐड कर दोगे तो अभी आपका 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिएगा जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं के कमरे में रखा जा सकता है। दोस्तों इसमें हम घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दोस्तों a का स्क्वायर मतलब दोस्तों 30 का स्क्वायर बनेगा 900 प्लस 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 और 10 का स्क्वायर दोस्तों होता है 100। ये रूट के अंदर है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 12 25 30 और 100 कितना होगा, 200 और 225 1225। तो इसका जो निकालेंगे वर्गमूल 5 और इसका 2 फैक्टर कर देंगे 3 गुणा 4, तो छोटा वाला लेना है 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35। और अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं तो दोस्तों अगर किसी संख्या के वर्ग में पीछे 5 है तो उसके वर्गमूल में भी पीछे 5 होते हैं, तो ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। फिर भी आपको अगर पीछे 25 है तो 5 लिख लेना है और आगे की जो संख्या उसके फैक्टर करना है 2, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो छोटे को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 योग था और अंतर था 2.5, तो इस तरह से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 200, है ना, ये आएगा 25। तो इस तरह से इसका जो रेशियो निकालेंगे दोस्तों वो आएगा 8:1। लेकिन दोस्तों ये तो सम है, यानी कि जोड़ है, और ये कितना अंतर है, तो अगर उन संख्याओं का हमें अलग अलग अनुपात चाहिए तो एक बार तो जोड़ दीजिएगा और एक बार उनको घटा दीजिएगा। 8 और 1 घटाएंगे 7। 8 कितना था, दोनों संख्याओं का योग था और अंतर कितना था, 1 था, और वो अलग अलग पूछ रहा था, तो मैंने एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, तो आयतन ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि उसमें जो आपके घनाभ होता है उसमें कितनी पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ में से 2 समान समान होते हैं, यानी कि जो 3 होते हैं वो 3 में और 3 आमने सामने क्या होते हैं, बराबर समान होते हैं, और 3 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो ABC दिया है, यानी कि जो समान नहीं है, ABC क्या नहीं है, समान है, लेकिन इसके सामने का भी A होगा, इसके सामने का भी, इसके सामने का भी C होगा, ठीक है। तो दोस्तों आयतन क्या होता है आपको पता है, आपने सुना होगा लेंथ, विड्थ और हाइट, घनाभ में यही तो होते हैं तीनों। अगर तीनों का गुणा कर दूं तो क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। ओके, अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, L गुणा B, जो कि किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। दूसरे पृष्ठ का निकालना है तो B और H का गुणा कर दीजिएगा, B गुणा H का, तो कितना दिया है, B दिया है। अगर हमें तीसरे फलक का चाहिए तो H और L का गुणा कर दीजिएगा, बराबर कितना है, C है। इस तरह से इन सब का गुणा करोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आएगा, इसलिए मैं L B H का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इधर आएगा ABC।
लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, यानी कि आयतन चाहिए। तो आयतन क्या होगा, L गुणा B गुणा H। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या लगेगा, रूट हटेगा, रूट लगेगा, और रूट लगने का मतलब होता है घात 1/2। तो 1/2 क्या है, ABC का 1/2, यानी कि ABC का रूट। ओके, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर एक बार देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको सवालों में आ रही है तो। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। देखिए दोस्तों, जब भी हमें 5 से डिवाइड करना हो ना, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कट सकती है। अरे भैया, अगर कोई संख्या 25 से कट रही है तो वो 5 से भी कटेगी, हाँ ना। अगर कोई संख्या 35 से कट रही है तो भी संख्या 5 से भी कटेगी। चलो 35 भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों अगर मैं 3 जोड़ दूँ किसी भी संख्या में तो वो संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आपका वो हाँ कटेगी। तो बाय ऑप्शन करिएगा कि अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ तो लास्ट का डिजिट क्या बनेगा दोस्तों, 8 बनेगा, क्योंकि 5 और 3 8 बनेगा। तो भाई लास्ट का डिजिट तो मुझे 0 और 5 ही चाहिए ना, तो आपका ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, है ना। आपको ये ठीक है। यहाँ पे भी प्लस के 3 करूँगा तो लास्ट का डिजिट बनेगा 8 और 3 जोड़ेंगे 11, यानी कि लास्ट का डिजिट 1 बनेगा। तो भैया 1 तो हमें चाहिए नहीं अगर 5 से काटना है। तो यहाँ पे 2 + 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 5। भैया ये संख्या हमारी 5 से कटेगी, ये संख्या हमारी 5 से कटेगी। लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं, इसको आंसर नहीं लगाएंगे अभी, जब तक हम डी ऑप्शन को भी चेक नहीं कर लेते। तो डी में 3 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों, आप कहोगे 320 बनेगा, यानी कि लास्ट का डिजिट 0 बनेगा, है ना। आप कहोगे जी बिल्कुल बनेगा। तो अब बताइएगा, अब 2 ऑप्शन आपके मिल गए, ये तो ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हमें 27 से उसको काटना है तो भैया वो संख्या 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, कोई 27 के जितने भी फैक्टर हो गए ना उन सबसे वो संख्या कटेगी। भैया 9 का फॉर्मूला आपको पता है कि उनका सम कितना, किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्या करना चाहिए, 9 से सम कटना चाहिए। तो भैया इसके सम अगर कर दे तो क्या आप 9 से काट सकते हो, आपको 5 बनेगा, और 5 हमारा 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो भाई ये 9 संख्या यानी कि 320 संख्या वो 9 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी तो 27 से भी नहीं कटेगी। तो एकमात्र संख्या है वो है 47 और 22, जिसमें 3 जोड़ने पर वो 27, 35 और 25 और 21 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, लेकिन अगर इसको बेसिक से करें तो कैसे करें, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 27 लिख लेंगे गुणा 35 लिख लेंगे गुणा 25। तो भाई 25 में से एक 5 मैंने 35 में ले लिया तो एक 5 बचेगा। इसी तरह 21 है, 21 में से 7 मैंने 35 में ले लिया, और 3 जो बचा है देखिए इसके फैक्टर हो गए 7 गुणा 3, और 3 मैंने इसमें ले लिया, तो बस यही बचा है। इसका गुणा कर दीजिएगा, इसका गुणा कर दीजिएगा, और इसमें से 3 आपको घटाना है। क्या करना है, 3 इसमें से घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा 47, 22। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न हमारे 30 है और थोड़े अच्छे प्रश्न है, तो उसमें अगर स्लो चलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो भैया इसकी 2 भुजाएं, मान के चलो ये 5 है तो ये भी आपकी 5 है। ओके, वो पूछ रहा है कि आधार से उसके सम्मुख भुजा शीर्ष की ऊंचाई याद कीजिएगा, यानी इस शीर्ष से इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। देखिए दोस्तों, जो अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है और ये समान भुजा मिलती है यहाँ पे, और इससे अगर इस पर लंब डालते हैं तो वो मध्य बिंदु पर मिलता है, यानी कि कितना था 8 सेंटीमीटर था, मध्य बिंदु पर मिलेगा तो यानी कि 4 और 4 में बांट देगा, है ना। तो और दूसरी बात, वो यहाँ पर 90 डिग्री ही बनाता है, यानी कि जो लाइन होती है वो तो माध्यिका होती है, वो तो एंगल बाइसेक्टर होती है, वही आपकी साइड परपेंडिकुलर भी होती है। ओके, तो आपको हाइट पूछिए तो हाइट आप निकाल देखो, पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 बनेगा, 25 माइनस 16, और इसको आगे निकालेंगे प्लस के 3 आएगा, माइनस के 3 नहीं लेना है क्योंकि भुजा हमेशा प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो, 3, 4, 5, तो जब भी 4, 5 देखिए तो 5 एक्स्ट्रा बचा, 5 को मार देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शायद पूरे प्रश्न हो चुके हैं हमारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, इजी थे या टफ थे या मॉडरेट थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसी तरह के सवालों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके।